Hey learners, what's up? Once again, I am back with another topic of class 12th physics. It is a topic from chapter 2 according to NCERT. The chapter is electric potential and capacitances. And the topic here that we are going to discuss today is electric displacement vector. एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है और उस बॉक्स में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात की गई है। ये टॉपिक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन इसके बारे में सर्च करेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल के जो वीडियोस हैं, जिन वीडियोस में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डिस्कशन किया गया है, वहां तो इसके बारे में बातें की गई हैं, लेकिन वो बातें आपके स्कोप से काफी ऊपर की हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। 12th स्टैंडर्ड पर आप ऑनलाइन भी अगर इसे सर्च करते हैं तो दिस टॉपिक हैज नॉट बीन डिस्कस्ड अप टू अ ग्रेट डेप्थ। तो कोशिश की है हमने यहाँ पर कि इस टॉपिक के बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा पाए। सो इट इज योर ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया एंड आई एम कार्तिकेय श्रीवास्तव। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। यस स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमारा आज का टॉपिक है। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने इसको, कोशिश की है कि आप लोगों की समझ में आ पाए। अगर आप लोग फेमिलियर हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक टॉपिक से, ठीक है, आपको अगर चैप्टर 2 में पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पता है तो उससे आगे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको सबको मर्ज करके आपके लेवल पे लाने की कोशिश की है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले हम मतलब क्या है उससे भी पहले ये समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत ये पड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमें पता है कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस या सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आपने ये बात प्रूव कर रखी है। अब क्या है यहाँ पर कि अगर वहां पर जो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में मीडियम है वो मीडियम एयर नहीं है बल्कि कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो उस केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, ठीक है। वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है अगर वहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पर डिपेंड कर रहा है, एज यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन के। सो व्हेनेवर देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ के, देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। यानी जब जब के की वैल्यू चेंज होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, तब तब ई की वैल्यू को भी चेंज होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड हेंस वेरीज विद द मीडियम। जब जब आप मीडियम चेंज करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी तब तब वेरी करेगा, ठीक है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है मीडियम वेरी करने पर, तो दो क्वांटिटीज का एक साथ वेरिएशन स्टडी करना पड़ रहा था, जो कि साइंटिस्ट को लगा कि थोड़ा सा टिपिकल है। अगर हम इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट रखते तो दूसरे का वेरिएशन ज्यादा अच्छे से देख पाते, क्योंकि क्या है कि अगर आप दो वेरिएशंस एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो दोनों वेरिएशंस को 100% एक्यूरेसी के साथ देख पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक बार में एक वेरिएशन को ऑब्जर्व करें और दूसरे बार में दूसरे वेरिएशन को ऑब्जर्व करें तो आप उनके ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते थे। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे ही आप मीडियम में कोई चेंज ला रहे थे फील्ड में भी चेंज हो रहा था, तो आपको ये दोनों वेरिएशन साइमल्टेनियस स्टडी करने पड़ रहे थे।
और इससे डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम था उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो क्या किया जाए? तो ये किया गया कि एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढी गई, एक ऐसा वेक्टर ढूंढा गया जो कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक ऐसा वेक्टर ढूंढा गया जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहां से एक बार ये जो लिखा है इसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k n कैप। Clearly, the electric field depends on the nature of the medium. As you can see here, E depends on K and hence varies with the medium. So, to study the properties of dielectric medium, such an electric vector is considered which does not depend on the nature of medium. एक ऐसा वेक्टर ढूंढा गया, एक ऐसे वेक्टर का कंसिडरेशन किया गया, एक ऐसे वेक्टर के बारे में बात की गई जो वेक्टर मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। और इसी वेक्टर को कहा गया डिस्प्लेसमेंट फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट फील्ड या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा गया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वैसा ही है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डी से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, एज यू कैन सी हियर इट हैज बीन डिनोटेड बाय डी। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड नहीं करता मीडियम पर। समझ में आ गई बात? यानी आप मीडियम कितना भी चेंज करें, डी वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि डी वेक्टर कैसे डिपेंड नहीं करता। तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दैट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। आई होप दैट अगर आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और आपका पोलराइजेशन तक का टॉपिक क्लियर है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स में, तो आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने यहाँ कंसिडर किया है ये कैसे डिपेंड नहीं करेगा मीडियम पे। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, इसकी दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस सिग्मा और एक पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। इनके बीच में एयर है। तो एयर है तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नॉट से हमने उसे शो किया, और ई नॉट इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और डायरेक्शन एन कैप, वेयर एन इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि इफ नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the electric field between the plates, as you can see in figure A here, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप की जगह मैंने यहाँ डायरेक्शन बताई है राइट वर्ड्स, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। अब क्या हुआ? अब आपने वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट करा दिया। तो इफ अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एज यू कैन सी हियर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स थी दो, और इनके बीच में आपने ये एक रेक्टेंगुलर, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक प्लेट को क्या किया? प्लेस करवा दिया, रख दिया। तो जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट बीच में आई तो क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट में पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहां लिखी है कि देन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक अकर्स। डाइलेक्ट्रिक प्लेट में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन हो जाएगा। और पोलराइजेशन जब होता है तो एक वेक्टर आता है वहां पर, पोलराइजेशन वेक्टर, जिसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर देखिए, डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है तो पी इन से शो किया है, पी आई एन, दैट मींस पी इंड्यूस्ड। ठीक है, तो पी अपॉन वी, that is equal to capital P. Polarization vector is equal to induced dipole moment upon volume. तो इस तरीके से यहां पर एक पोलराइजेशन वेक्टर ये हमें पता चल गया। अब क्या होगा? इस डाइपोल मोमेंट के इंड्यूस होने की वजह से, पी इंड्यूस्ड की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर कुछ चार्ज डाइलेक्ट्रिक सरफेस पर जनरेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो कैसे इंड्यूस होगा? प्लस वाली साइड में माइनस का इंड्यूस होगा और माइनस वाली साइड में प्लस का इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये पोलराइजेशन में आपने समझा होगा कि किस तरीके से पोलराइजेशन होता है, कैसे ये चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहां पर नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ,
और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप ऑन द डाइलेक्ट्रिक सरफेस, क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए, एक डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पहले से ही था, एक्सटर्नल ई नॉट, ये पहले से एक्ट कर रहा था। और अब एक डाइलेक्ट्रिक और इंड्यूस हुआ डाइलेक्ट्रिक में उसके इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, और वो है ईपी, जिसको हम पोलराइज्ड फील्ड या इंड्यूस्ड फील्ड कह सकते हैं। ईपी और डेवलप हो गया। अब जो ई नॉट था वो किसकी वजह से था, कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से। तो वो कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में आप देखें तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ था, यानी लेफ्ट टू राइट ई नॉट। जो ईपी है वो किसकी वजह से, जो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हुआ, और डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट हुआ है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर पोलराइज्ड फील्ड की डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि ई नॉट के अपोजिट है, ईपी ई नॉट के अपोजिट है। यानी ई नॉट कहाँ था, लेफ्ट टू राइट था, और जबकि ईपी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो ये ईपी जो है ये क्या है, पोलराइज्ड फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड है, जो कि डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ई नॉट के केस में जो सिग्मा था वो फ्री चार्ज था, जो प्लेट्स के पास फ्री चार्ज था वो सिग्मा था, तो इसलिए उस टाइम फॉर्मूला बना था ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि अभी हमने समझा था पहले ही, देखिए यहाँ पर समझा था इस बात को कि ई नॉट इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। और अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो पोलराइज्ड फील्ड बना, जो इंड्यूस्ड फील्ड बना, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी रेस्पॉन्सिबल है वो सिग्मा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि सिग्मा पी, इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हमेशा सिग्मा से कम होगी इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पर ईपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात, सिग्मा इज फ्री चार्ज एंड सिग्मा पी इज इंड्यूस्ड और पोलराइज्ड चार्ज। क्लियर, तो ईपी लेफ्ट वर्ड्स होगा और ई नॉट राइट वर्ड्स होगा। इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, चाहे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो चाहे कोई भी डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो अब पी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज हमने माना क्यूपी है, यानी यहां पर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी इस पर ये जो माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इनके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, भाई बिना चार्ज के चार्ज डेंसिटी थोड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई चार्ज भी रहा होगा। हमने ये माना कि यहाँ पर प्लस सिग्मा के लिए प्लस क्यूपी चार्ज रहा होगा प्लस सिग्मा पी के लिए, और माइनस सिग्मा पी के लिए माइनस क्यूपी चार्ज रहा होगा। ठीक है, अब माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड कितना आया, क्यूपी। तो पी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू होगा क्यूपी इंटू लेंथ। लेंथ कितनी भी हो, हमने यहाँ पर लेंथ को लेंथ लिखकर काम चलाया है, ठीक है, क्योंकि वो आगे कैंसिल आउट हो रही है। तो पी इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूपी इंटू लेंथ, क्यूपी इंटू मतलब क्यू इंटू टू ए होता है ना, टू ए की जगह हमने लेंथ लिख दिया, और क्यू की जगह यहाँ क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज है तो हमने क्यूपी लिख दिया। ठीक है, अब पी इंड्यूस्ड की ये वैल्यू आप कहां पर पुट कीजिए, जो पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला लिखा था उस पे। वेक्टर का साइन हटा देंगे तो दोनों पर से वेक्टर का साइन हट गया, यहाँ पी वेक्टर पे से भी और पी इंड्यूस्ड वेक्टर पे से भी वेक्टर का साइन हट गया, तो मैग्नीट्यूड पी इज इक्वल टू पी इंड्यूस्ड अपॉन पी इंड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम। पी इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू पी इंटू लेंथ, जैसा कि यहाँ लिखवाया है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट, हाइट की जगह यहाँ लेंथ लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है वॉल्यूम। लेंथ से लेंथ क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो जब कैंसिल आउट हुई लेंथ से लेंथ, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपके पास बचा क्यू पी अपॉन ए, और क्यू पी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, सिग्मा पी। मतलब पोलराइजेशन इज इक्वल टू, अगर आप न्यूमेरिकली देखते हैं तो न्यूमेरिकली पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को, सिग्मा पी की इस वैल्यू को जो आपने यहां से निकाली, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ईपी इज इक्वल टू मिलेगा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर पी इज पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, अब जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा था कि ईपी और ई नॉट एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है,
तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो आइए इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सिंस EP एंड E नॉट आर म्यूचुअली अपोजिट, resultant electric field in dielectric will be equal to E is equal to E naught minus EP, क्योंकि E naught और EP अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो E वेक्टर E naught माइनस EP के इक्वल हो गया। आगे देखिए क्या होता है अब इसमें, यहां से E is equal to E naught माइनस, आपने क्या करा, EP की वैल्यू डाली, तो वो कितने आई थी, P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही तो आई थी, EP की वैल्यू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। अगर आप यहाँ वेक्टर लगाए तो वेक्टर लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, EP इज इक्वल टू P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वेक्टर लगा था E पर, तो आपने क्या किया, P पर भी वेक्टर लगा दिया। अब साइड चेंज कर दी, तो E नॉट इज इक्वल टू आ गया आपके पास E प्लस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, तो क्या बन गया टर्म यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट E नॉट के साथ आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट E नॉट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर। यहाँ E वेक्टर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और P वेक्टर है पोलराइजेशन वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो पूरा टर्म है E नॉट, एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर, इस पूरे टर्म को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम दिया गया और D वेक्टर से रिप्रेजेंट कर। तो अगर मैं इस पूरे की जगह D वेक्टर लिख दूं, तो D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर। इसको इक्वेशन 3 मान लिया और इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से देखें, तो आपको इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करने पर पता चलता है कि इक्वेशन 3 से जो एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर है वो D वेक्टर के इक्वल है, और इक्वेशन 2 से अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट E नॉट वेक्टर के इक्वल। तो इसका मतलब D वेक्टर और एप्सिलॉन नॉट E नॉट वेक्टर ये दोनों इक्वल हो गए, आपने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, यहां से एक और बात आप देख सकते हैं, क्योंकि E वेक्टर और E नॉट वेक्टर में ये रिलेशन होती है, E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर अपॉन K। E नॉट एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और E कहाँ है, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनमें ये रिलेशन होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसे अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है ऑफ इट्स वैल्यू इन द एयर। तो मतलब E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर अपॉन K, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप E नॉट वेक्टर की वैल्यू निकालें तो K E वेक्टर आ जाएगी, उसे आपने यहाँ पर E नॉट वेक्टर की जगह प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, K एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। इसे आप इक्वेशन A मान लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब क्या किया, यहां से वेक्टर का साइन हटा दिया, तो वेक्टर का साइन हटा दिया मतलब डी वेक्टर का डी हो गया, मैग्नीट्यूड लिख लिए, और ई नॉट वेक्टर की जगह ई नॉट आ गया, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। अब ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए जरा, ई नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं ये वैल्यू, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, ई नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया। तो जब आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट किया, तो अगर ई नॉट की ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, डी इज इक्वल टू सिग्मा। अब सिग्मा क्या था, सिग्मा जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा थी। समझ में आ रही है, जो कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स है वो कंडक्टर है, तो उनके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो फ्री चार्ज होगा। क्या होगी, फ्री चार्ज डेंसिटी होगी। जबकि जो डाइलेक्ट्रिक में चार्ज हुआ आया है वो चार्ज डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज नहीं है, वो इंड्यूस्ड चार्ज है। समझ में आ रही है बात। तो यहां हमने देखा कि D इज इक्वल टू सिग्मा आ गया, मतलब न्यूमेरिकली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने माना था, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है। जबकि ई जो था वो सिग्मा के साथ साथ एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा था। भाई ई का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर जो डी का फॉर्मूला आया दैट इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए। तो मतलब डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको मीडियम का कोई टर्म दिखाई नहीं दे रहा। यही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा वेक्टर खोजा गया जो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा था फ्री चार्ज पर, मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा था, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये वो वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। अब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है,
तो डी की वैल्यू भी क्यू अपॉन ए की इक्वल होगी, ठीक है। और क्यू अपॉन ए में क्यू की ऐसा यूनिट कूलॉम, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलॉम, ए एरिया है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, कूलॉम पर स्क्वायर मीटर। समझ में आ गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स ऐसा यूनिट इज कूलॉम पर स्क्वायर मीटर। समझ में आ गई बात। अगर आप यहां से डी वेक्टर और पोलराइजेशन वेक्टर का रिलेशन देखते हैं तो द रिलेशन इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 3। यू कैन सी from here d vector is equal to epsilon naught e vector plus p vector, where e vector is the resultant electric field. It is not the electric field inside the dielectric due to polarization. It is not the electric field due to air. It is the electric field of the resultant of the two fields present in a dielectric in mutually opposite directions, and p vector is polarization. तो ये फॉर्मूला है जो कि ई वेक्टर, पी वेक्टर और डी वेक्टर को रिलेट कर रहा है इक्वेशन 3 में। और अगर आपको वो डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में बताई थी कि एक ऐसा वेक्टर खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है, कंसिडर किया गया है जो वेक्टर मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आप वो यहां से समझ सकते हैं कि डी सिग्मा के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि जो ई था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। तो एप्सिलॉन जब जब चेंज होता, परमिटिविटी जब जब चेंज होती, तब तब ई चेंज होता रहता। लेकिन यहाँ डी जो है, ये परमिटिविटी के चेंज होने से, या अगर हम कहें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इससे हम क्या करते हैं, मीडियम में के साथ ये चेंज नहीं होगा, तो हम मीडियम की इंडिविजुअल स्टडी कर पाते हैं। अगर मीडियम के साथ फील्ड भी चेंज होता तो हमें फील्ड और मीडियम दो लोगों की, दो चीजों की साइमल्टेनियस स्टडी करनी पड़ती। लेकिन अभी अगर फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड डज नॉट चेंज विद द मीडियम, डिस्प्लेसमेंट फील्ड डज नॉट चेंज विद द मीडियम, तो आप डिस्प्लेसमेंट फील्ड को ऑब्जर्वेशन में लेकर सिर्फ मीडियम में चेंज करके, डिस्प्लेसमेंट फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप मीडियम में चेंज को स्टडी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब क्या होता है कि एनसीईआरटी में एक रिलेशन और दे रखा है, तो वो रिलेशन और देखते हैं कि कैसे आया। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन ए से या इक्वेशन 3 से, इनसे देखें अगर आप, तो एक डी वेक्टर और पी वेक्टर, ई वेक्टर में ये रिलेशन आ गई। ठीक है, यहां से पी वेक्टर का फॉर्मूला निकाला, तो दैट इज इक्वल टू डी वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। अब अगर आप इक्वेशन ए से देख पाए, ये देखिए इक्वेशन ए से, डी वेक्टर इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर था। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ अप्लाई किया, तो क्या हुआ, डी वेक्टर इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर आपने जैसे ही अप्लाई किया, तो ये देखिए क्या बन गया, पी वेक्टर इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। डी वेक्टर की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर एज इट इज रहा। इसमें एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, के माइनस वन। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलराइजेशन वेक्टर और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होती है, दैट पी वेक्टर इज इक्वल टू चाई ई, इसे चाई कहते हैं, चाई ई इनटू ई वेक्टर, वेयर चाई ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं चाई ई को, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ पोलराइजिंग अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक को कितना आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, ये डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो ससेप्टिबिलिटी। तो P वेक्टर इज इक्वल टू चाई ई इंटू ई वेक्टर है। ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं P वेक्टर की जगह, तो P वेक्टर की जगह चाई ई वेक्टर पुट कर दूं, और K माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर यहाँ पर एज इट इज है, तो ई वेक्टर से ई वेक्टर कैंसिल आउट, तो यहां से आपको ये रिलेशन मिल गया, चाई ई इज इक्वल टू K माइनस वन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन है जो कि ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेट करता है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में भी आ सकते हैं, ये रिलेशन एमसीक्यू में एक नंबर में पूछा जा सकता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पूरा डिस्कशन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू गेट instant notification. This is a lecture from your own YouTube channel, Physics की दुनिया।
You can also follow me on Facebook, Twitter, and Telegram. The links are given in the description box. And also, you can comment in the comment section to let me know how this video was. और अगर आपको कोई और टॉपिक भी टफ लगता है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कशन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना पाऊं. थैंक यू गाइस.